morning all. Myself Ravi Punia, PGT Chemistry, Suraj School, Bhiwadi. Hope all you are well at home. This is the second lecture of chemical kinetics. कल हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था. दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स. स्टार्ट करते हैं अगेन एक ब्रीफ सा रिवीजन केमिकल काइनेटिक्स का. उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स, द वर्ड काइनेटिक्स मींस रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू मोशन. जैसे आप फिजिक्स में भी काइनेमेटिक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी. यहां पर केमिकल वर्ड जुड़ गया काइनेटिक्स के साथ. दैट मींस रिएक्शंस, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, उनकी रेट क्या होगी, वो किस गति से हो रही है, कितना टाइम लग रहा है उन्हें कंप्लीट होने में. तो द स्पीड और द मोशन रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस, उनसे हम डील करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा, क्लासरूम में भी एक बार अपन ने केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट किया था कि केमिकल काइनेटिक्स की जो बैकबोन है, चैप्टर की जो बैकबोन है, वो है रेट ऑफ द रिएक्शन, जिसके ऊपर अपन को इस चैप्टर में बात करनी है. दैट इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं. फॉर एग्जांपल A moles of A combined with B moles of B, they give C moles of C and D moles of D. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अपन ने मान ली. इस रिएक्शन के लिए इसका रेट ऑफ द रिएक्शन अपन को लिखना है. रेट ऑफ द रिएक्शन. तो रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कैसे निकाला जाता है, किसी भी चीज का रेट कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. तो यहां पर रेट किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, कि कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो. तो रेट ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं ये पता करता हूं कि 1 मिनट में ये रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो जाएगी, वो इसका रेट हो गया. 1 घंटे में कितनी कंप्लीट हो जाएगी, वो इसका रेट हो गया. 10 आवर्स में कितनी कंप्लीट हो जाएगी, उसका रेट हो गया. तो रेट कैसे निकालूंगा मैं, तो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन. ए की, बी की, सी की या डी की, किसी भी एक की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. इनमें से किसी भी एक की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय चेंज होने में उसे टाइम कितना लग रहा है, चेंज इन टाइम. कितने टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज योर रेट ऑफ द रिएक्शन. आपको बहुत अच्छे से आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है. चेंज इन कंसंट्रेशन, इसको मैथमेटिकली दिखाऊंगा डी, डेल्टा और डी. इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज वी यूज डी, इफ देयर इज अ एवरेज चेंज, देयर इज अ वास्ट चेंज, वर्ड यूज डेल्टा. तो ये जो डेल्टा सिंबल अपन ने यूज किया है, इसके आगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज कर लिया अपन ने. तो चेंज इन कंसंट्रेशन, इनमें से किसी भी एक की, लेट अस सपोज बी, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम. नाउ अब आपको पता है कि रेट की अगर अपन बात करेंगे तो रेट नेगेटिव नहीं होता है. लेकिन अगर आप चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करोगे तो रिएक्टेंट चेंज कैसे निकालते हो आप किसी भी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल. तो अगर आप बी को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो बी इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है. और अगर बी इस क्वेश्चन का, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, इस बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. तो सोचिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. और रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती चली जाएगी. अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका फाइनल हमेशा छोटा होगा और इनिशियल ज्यादा होगा. तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा. तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन एक माइनस साइन यहां पर लेकर सकते हैं. तो
अपन कह सकते हैं कि रेट अगर हम रिएक्टेंट्स के लिए निकाल रहे हैं तो वी यूज माइनस साइन। इसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, और अगर इसका ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आ रहा है तो इसका मतलब एक माइनस इसके स्लोप के साथ मल्टीप्लाई है यहाँ पर। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो रेट इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ये हो गया 1 मोल के लिए, बट यहां पर कितने मोल है हमारे पास? बी। तो पर मोल निकालने के लिए ये लीजिए रेट आ गया। रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1 बाई बी dv बाई dt, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल आएगा -1 बाई a चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम के। ये वैल्यूज बिल्कुल आइडेंटिकल आएंगी। अगर हम c लेकर भी चलते हैं तो c में बस क्या चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है, माइनस साइन बस हम नहीं लगाएंगे, 1 बाई c डेल्टा c बाई डेल्टा p एंड सिमिलरली 1 बाई d डेल्टा d बाई डेल्टा t। तो ये अपन प्रीवियस क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये एक रिवीजन थोड़ा सा मैंने बस आपको दिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी 2-3 अपन ने प्रैक्टिस कर लिए थे। आगे चलते हैं जल्दी से। रेट ऑफ द रिएक्शन से आगे जब हम निकल कर जाते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आता है रेट लो। वैसे तो बीच में 2-3 कॉन्सेप्ट और थे, वो कंप्लीट कर चुके हैं अपन, जैसे डिपेंडेंस ऑफ रेट, किसकी चीजों पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट का रोल, सरफेस एरिया का रोल, टेम्परेचर का रोल, कंसंट्रेशन का रोल, प्रेजेंस ऑफ लाइट का रोल, ये सारी चीजें अपन कवर कर चुके हैं। तो आज का फ्रेश टॉपिक है रेट लो। रेट लो से स्टार्ट करते हैं। रेट लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर से आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज का मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है उनका मार्जिन बढ़ गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से रेट लो, क्योंकि रेट लो एक ऐसा टॉपिक है जिससे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और रेट लो से ही आपको 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बनाए जा सकते हैं, क्रिएट किए जा सकते हैं। थियोरेटिकल भी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है रेट लो, और न्यूमेरिकल भी इस टॉपिक से आता है। आपको पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। सिर्फ 3 ही चैप्टर सॉलिड स्टेट के हटने के बाद सिर्फ 3 ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास इस साल है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से कर लिया, और काफी अच्छा लगा ये देखकर कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो असाइनमेंट मैंने आप लोगों को सेंड किया था, जो पीपीटी मैंने आपको पीडीएफ जो मैंने आपको भेजी थी, उसमें बहुत सारे डाउट्स बच्चों ने पूछे और बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया। तो वेल डन क्लास, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब केमिकल काइनेटिक्स लास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन आपके पास कोर्स में बस बचा हुआ है, तो इसमें रेट लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इस रेट लो को समझिए। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी यूनिक है। यूनिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो रेट लो के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसे आप क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक नजर देखते ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसमें टेबुलर फॉर्म दिया जाता है, तो वो देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये रेट लो का क्वेश्चन है। तो प्रिडिक्ट करना आपके लिए बहुत आसान है कि ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, तो इसलिए रेट लो के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। बस आप इसकी डेफिनेशन को अगर एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि रेट लो एक्सप्रेशन है क्या, तो न्यूमेरिकल भी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ध्यान से देखें रेट लो। रेट लो भी आप लोगों के लिए नया नहीं है, एक बार पहले कवर हो चुका है, बट पूरा फोकस से एक बार दोबारा देखें इसको और समझें ध्यान से। रेट लो है क्या? रेट लो कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसका रेट? एक केमिकल रिएक्शन का, जो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं, तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो अभी अपन ने लिखी थी उसी को कंसीडर कर ले, तो उसके रिएक्टेंट कौन थे? ए और बी। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, यहां लिख देता हूं, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी, इट गिव्स सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ए और बी के। अब ध्यान से सुनिए कि यहां तक जो अपन ने पढ़ा वो ये है कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? ए और बी की कंसंट्रेशन पे। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, मतलब जो भी रिएक्टेंट उसके हैं उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं तो रेट हाफ हो जाएगा, अभी तक जो समझ आ रहा है। डबल कर दूं तो डबल हो जाएगा, दोनों को डबल कर दूं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट? इतना आपको समझ आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं कि एक रिएक्शन हमारे पास है, ये लाइन बिल्कुल ट्रू है
कि उसका जो रेट होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब बहुत आसानी से एक फिजिकल प्रोसेस के थ्रू ही समझ लेते हैं कि हम पानी में चीनी मिला रहे हैं। तो पानी में चीनी मिलाने की जो प्रोसेस है उसमें अपन अगर स्टार्टिंग में द अमाउंट ऑफ वाटर अपन ने बहुत ज्यादा लिया है और शुगर की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है और अपन ने उन दोनों को मिलाने के लिए एक बीकर या एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो जो रेट होगी वो हाई होगी क्योंकि कंसंट्रेशन आपने ज्यादा ली है, अमाउंट आपने ज्यादा लिया है। लेकिन यही प्रोसेस अगर आप करेंगे कम कम अमाउंट में तो नो डाउट सोल्यूबिलिटी अभी भी आएगी, लेकिन वो जो रेट होगा वो स्लो होगा। इसका मतलब ये इनिशियली आप अमाउंट कितना ले रहे हो रेट उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि अगर हम कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो रेट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कुछ पावर्स भी हैं। कई रिएक्शंस हमारे पास ऐसी हैं जिसमें हम हो सकता है कंसंट्रेशन को हमने हाफ किया तो रेट हाफ होना चाहिए था, लेकिन वो हाफ ना होकर वो 1/4 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ पावर्स भी हैं। वो पावर्स एक बार के लिए उन्हें मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ये जो पावर्स हैं ये इसकी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ए और बी के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो अपन को ध्यान रखनी है कि जो अल्फा और बीटा हमने लिखे हैं ये इस नंबर ऑफ मोल्स जिसे आप बोलते हैं रिएक्शंस में स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनके बराबर हो भी सकती है और इनके बराबर नहीं भी हो सकती। तो कैसे पता चलेगा होगी या नहीं होगी? तो दिस इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ प्रैक्टिकल टर्म। हमें प्रैक्टिकल करके पता चलेगा। हम एक रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, फिर अपन देखते हैं कि रेट को क्या फर्क पड़ा और फिर कंपेयर करके हमें पता लगता है कि डबल करने पर अगर डबल हो रहा है तो पावर 1 है, डबल करने पर अगर वो 4 हो रहा है तो पावर 2 है। इस तरीके से निकाला जाता है। सीखेंगे अभी कैसे निकालेंगे आगे। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से समझते हैं। अभी तक मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन नहीं बताई है तो उसे ध्यान से देखिए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लेकर आए ए अल्फा बी बीटा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे या रेट लॉ आ गया तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज अ रेट लॉ? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ the rate of the reaction is equals to the rate of the reaction when expressed in terms of concentration of reactants. The rate of the reaction when expressed in the concentration of reactants raised to some powers which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of that reaction. दोबारा सुनिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि ये लेक्चर जब भी आप ले रहे हो तो आप अपनी फेयर नोट्स जरूर बनाएंगे। आप पेन कॉपी साथ में रखें, इसके नोट्स आप जरूर बनाएंगे, साथ साथ नोट्स बनाते रहें ध्यान से। रेट लो क्या कहता है? रेट लो स्टेट्स या रेट लो एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन इन विच rate is expressed in terms of initial concentration of the reactants raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of that reaction. वो हो भी सकते हैं उसके बराबर, वो नहीं भी हो सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ आया आपको? बहुत शांति से इसको समझिए। रेट लो या रेट लो एक्सप्रेशन आ जाता है तो हमें ये लिखना है कि रेट लो या रेट लो एक्सप्रेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रेट लो और रेट लो एक्सप्रेशन इज दैट एक्सप्रेशन इन विच रेट इज expressed in terms of initial concentration of the reaction raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of that reaction. Is that clear? अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर के आप लोगों को पता ही है, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट। रेट की यूनिट की हुई है आपने, रेट कांस्टेंट की यूनिट की हुई है आपने मोल पर लीटर पर सेकंड, दैट इज